नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानशाला न्यूज अपडेट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईआईटी मद्रास कैंपस में निर्मित भारत के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया। इस 3D प्रिंटेड मकान को आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप तवस्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस द्वारा बनाया गया है। तवस्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस स्टार्टअप की शुरुआत आईआईटी मद्रास के 3 विद्यार्थियों ने वर्ष 2016 में की थी। तवस्ता द्वारा विकसित इस कंक्रीट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग से मकानों को बहुत कम समय में बनाया जा सकता है। मकानों के लागत में लगभग 30% की कमी आएगी। साथ ही कार्बन फुटप्रिंट में भी कमी होगी। इस क्रांतिकारी तकनीक के महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि आईआईटी मद्रास कैंपस में निर्मित 600 स्क्वायर फीट के इस मकान को बनाने में केवल 5 दिन का समय लगा है। 3 डायमेंशनल या 3D प्रिंटिंग तकनीकी विनिर्माण की एक तकनीक है जिसका उपयोग कर विभिन्न वस्तुओं को जैसे सुई, खिलौने, मूर्ति आदि को प्रिंट किया जा सकता है, वैसे ही जैसे हम प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं। इस प्रिंटिंग के जरिए तैयार किए जाने वाली चीज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई सब कुछ तय किया जा सकता है। कई बार वस्तुओं के अलग अलग हिस्से को प्रिंट करके असेंबल भी किया जाता है। 3D प्रिंट लेने से पहले वस्तु का डिजिटल या वर्चुअल मॉडल तैयार किया जाता है। डिजिटल मॉडल या वर्चुअल मॉडल कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के जरिए तैयार होता है। चीन अपना स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है। इस स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के वर्ष 2022 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। मानव रहित मॉड्यूल तिहाने को लॉन्च कर चीन ने इस दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। इस मॉड्यूल को चीन के सबसे बड़े मालवाहक रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B से लॉन्च किया गया। बताते चलें कि स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में एक प्लेटफॉर्म होता है जहां अंतरिक्ष यात्रियों के रहने की सुविधा होती है। यहां अंतरिक्ष यानों को भी डॉक किया जा सकता है। हालांकि अब तक चीन ने 2 अंतरिक्ष स्टेशनों तियानगोंग 1 और तियानगोंग 2 को लॉन्च किया है, लेकिन ये दोनों ट्रायल स्टेशन थे जिनमें अंतरिक्ष यात्रियों को बहुत कम समय तक रहने की क्षमता थी। स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन में यात्री लंबे समय तक रह सकते हैं। अभी केवल एक स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS मौजूद है, जहां अमेरिका चीन की पहुंच को बाधित करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा द्वारा समर्थित है। एयर टू एयर मिसाइल पाइथन 5 के सफल परीक्षण के बाद इसे सैन्य उपयोग की मंजूरी मिल गई है। पाइथन 5 मिसाइल को इजरायली रक्षा कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने विकसित किया है। यह इंफ्रारेड और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग के जरिए गाइड होती है। इसकी रेंज 20 किलोमीटर से भी अधिक है, यानी दुश्मन का जहाज अगर 20 किलोमीटर दूर हवा में स्थित है और वो दिखाई नहीं दे रहा तो भी ये उसे नष्ट कर देगी। यह हवा से हवा के साथ साथ सतह से हवा में भी मार करने में सक्षम है। इसे स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बेड़े में शामिल किया गया है। तेजस विमान का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के नवीनतम ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक CO2 उत्सर्जन में 5.8% की कमी आई है। कोविड महामारी के कारण आर्थिक संकुचन हुआ है, जिसके चलते CO2 के उत्सर्जन में ये कमी आई है। इससे पहले वर्ष 2009 में वैश्विक मंदी के दौरान CO2 के उत्सर्जन में गिरावट आई थी, किंतु वर्ष 2020 में यह कमी वर्ष 2009 के गिरावट से 5 गुना अधिक है। इस गिरावट के बावजूद रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में वायुमंडल में CO2 की सांद्रता 412.5 अंश प्रति मिलियन थी। इस गिरावट के बावजूद रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में वायुमंडल में CO2 की सांद्रता 412.5 अंश प्रति मिलियन था, जो औद्योगिक क्रांति के बाद सर्वाधिक है। कोविड महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था सुधार की राह पर है। ऐसे में CO2 उत्सर्जन में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2021 में यूरोपीय संघ के कुल उत्सर्जन के 2/3 के बराबर CO2 उत्सर्जन में और वृद्धि होगी। अमेरिका ने भारत को 6 P-8I गश्ती विमान के प्रस्तावित बिक्री को मंजूरी दे दी है। बताते चले कि नवंबर 2019 में भारत के रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इस लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान की खरीद को स्वीकृति दी थी। इससे पहले भी भारत P-8I गश्ती विमान अमेरिका से खरीद चुका है। P-8I गश्ती विमान का भारत के विशाल समुद्र तट और क्षेत्रीय जल की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका है। P-8I विमान बोइंग द्वारा निर्मित P-8 का भारतीय संस्करण है। यह एक लंबी दूरी का बहुउद्देशीय समुद्री गश्ती विमान है। बहुउद्देशीय इसलिए क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया मिशन, समुद्री गश्त,
निगरानी और टोही मिशन में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस संभावित खरीद को फॉरेन मिलिट्री सेल रूट के माध्यम से किया जाएगा। फॉरेन मिलिट्री सेल प्रोग्राम के तहत अमेरिका अपने अस्त्र और रक्षा उपकरणों को विदेशी सरकारों को बेचता है। इसके तहत हथियारों के खरीदार देश सीधे सीधे डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर से डील नहीं करते। खरीदार देश हथियारों तथा रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी से संपर्क करते हैं। डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। इसे रक्षा खरीद की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना जाता है। अमेरिका के जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक शोध के अनुसार 1990 के दशक में ग्लोबल वार्मिंग के कारण बड़े पैमाने पर ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से हमारे ग्रह का घूर्णन अक्ष सामान्य से अधिक गति कर रहा है। रिसर्च पेपर के अनुसार इससे दिन की लंबाई में कुछ मिलीसेकंड का बदलाव हो सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर घूर्णन अक्ष क्या होता है। आपने लट्टू को घूमते हुए देखा होगा। ये कील के चारों तरफ चक्कर काटता है। बिल्कुल इसी तरह से पृथ्वी चक्कर काटती है। लट्टू की कील की तरह जिस काल्पनिक रेखा के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है उसे घूर्णन अक्ष कहते हैं। यह अक्ष ग्रह की सतह को जिन स्थानों पर प्रतिच्छेदित करता है वे स्थान ध्रुव कहलाते हैं। पृथ्वी के द्रव्यमान का वितरण हमेशा एक रूप नहीं होता। द्रव्यमान में परिवर्तन के अनुसार इसके अक्ष में विस्थापन होता है। अक्ष की स्थिति बदलने पर ध्रुवों की अवस्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है। ध्रुवों की अवस्थिति में इस परिवर्तन को ध्रुवीय गति या पोलर मोशन कहा जाता है। 1990 के दशक में जलवायु परिवर्तन के कारण अरबों टन हिमाच्छादित बर्फ पिघलकर महासागरों में बह चुकी है। इस कारण पृथ्वी के ध्रुवों का नई दिशाओं में विस्थापन हुआ है। जब बड़े पैमाने पर बर्फ एक जगह से पिघल के दूसरी जगह जाती है तब पृथ्वी के द्रव्यमान का पुनर्वितरण होता है। द्रव्यमान का पुनर्वितरण के कारण घूर्णन अक्ष में परिवर्तन होता है। केवल बर्फ का विस्थापन ही नहीं बल्कि जलमंडल, वायुमंडल, महासागरों या ठोस अर्थात पृथ्वी में होने वाला कोई परिवर्तन ध्रुवीय गति का कारण होता है। मद्रास उच्च न्यायालय के मौखिक टिप्पणियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मौखिक टिप्पणियों को सही भावना में स्वीकार करना चाहिए, एक कड़वी गोली के रूप में। एक सुनवाई के दौरान मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनाव निकाय तथा इसके अधिकारियों को कोविड-19 महामारी की लहर के लिए जिम्मेदार बताया था और मौखिक टिप्पणी में कहा था कि इन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। इन मौखिक टिप्पणियों को मीडिया में रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए निर्वाचन आयोग ने पहले मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। वहां से निराश होने के बाद निर्वाचन आयोग ने स्पेशल लीव पिटीशन यानी विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से देश के शीर्ष न्यायालय में अपील दायर की है। पीठ ने यह भी बताया कि किसी मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों को रिपोर्ट करने से मीडिया को नहीं रोका जा सकता है। विशेष अनुमति याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दायर की जाती है। इस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है। लेकिन सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, अवधारण, दंडादेश या आदेश पर यह लागू नहीं होता है। हाल ही में तमिलनाडु में सांप की एक नई प्रजाति को खोजा गया था। इस सांप को भारतीय सरीसृप विज्ञानवेत्ता दीपक वीरप्पन के सम्मान में जाइलोफिस दीपकी नाम दिया गया है। यह इंद्रधनुष की भांति चमकीली शल्क वाला मात्र 20 सेंटीमीटर लंबा एक छोटा सांप है। जाने माने जर्मन समाजशास्त्री और दार्शनिक जुर्गेन हेबरमास ने ऐलान किया कि वो अब शेख जायद बुक अवार्ड को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके तहत उन्हें 2021 का सांस्कृतिक शख्सियत घोषित किया गया था। शेख जायद बुक अवार्ड संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष साहित्यिक पुरस्कार है। हेबरमास ने बताया कि इस साल शेख जायद बुक अवार्ड को स्वीकार करने पर मैंने रजामंदी दी थी। ये मेरा गलत फैसला था जिसे अब सुधार कर रहा हूं। संयुक्त अरब अमीरात की मौजूदा राजनीतिक प्रणाली से अपने संबंधों का हवाला देते हुए उन्होंने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। यह पुरस्कार शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान के नाम पर रखा गया है, जो 1971 में 7 अमीरात के सम्मिलन के बाद बने संयुक्त अरब अमीरात के पहले अध्यक्ष थे।
आज 4 मई 2021 को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस अस्थमा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता है, हालांकि अस्थमा के अटैक को कम करना अथवा रोकना संभव है। इसका आयोजन द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा किया जाता है। इस वर्ष का थीम अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस है। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र सरकार के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय पीठ ने कहा कि 1992 में इंदिरा साहनी केस के तहत निर्धारित 50% आरक्षण सीमा के उल्लंघन के लिए कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है। वर्ष 2018 में पारित इस कानून में सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में मराठाओं को 16% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसे बाद में उच्च न्यायालय ने कम करके एमजी गायकवाड़ आयोग के संस्तुति के अनुरूप कर दिया था। लेकिन बंबई हाई कोर्ट ने इसे कानून को सही माना था। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। बताते चलें कि इंदिरा साहनी केस में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ ने वर्ष 1992 में निर्णय दिया था। इस केस को मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को सही माना गया था। इसी केस में निर्णय दिया गया कि कुल सीटों का 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा जब तक असाधारण परिस्थिति न हो। इंदिरा साहनी केस में क्रीमी लेयर की अवधारणा आई। क्रीमी लेयर शब्द आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। दूरसंचार विभाग ने 5G के ट्रायल की मंजूरी दे दी है। अब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स 5G ट्रायल कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग ने जल्द ही टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स यानी टीएसपी को स्पेक्ट्रम उपलब्ध करवाने की बात कही है। आवेदक टीएसपी में भारती एयरटेल, रिलायंस जियो इन्फोकॉम, वोडाफोन आइडिया और एमटीएनएल शामिल हैं। ये टीएसपी मूल उपकरण निर्माताओं और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और सी डॉट के साथ पहले ही समझौता कर चुके हैं। रिलायंस जियो इन्फोकॉम स्वदेशी तकनीक का भी उपयोग ट्रायल में करेगा। किसी भी चीनी वेंडर को 5G नेटवर्क ट्रायल की इजाजत नहीं मिली है। 5G ट्रायल का समय 6 महीना निर्धारित किया गया है। ट्रायल के लिए जरूरी उपकरणों की खरीद और सेटिंग करने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है। दूरसंचार विभाग ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में भी 5G नेटवर्क का ट्रायल करना होगा, जिससे पूरे देश में एक साथ 5G नेटवर्क का लाभ दिया जा सके। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश के साथ साथ मैनेजमेंट कंट्रोल के ट्रांसफर को भी मंजूरी दे दी है। भारत सरकार और एलआईसी के पास आईडीबीआई बैंक की 94% से भी अधिक इक्विटी है। भारत सरकार के पास 45.48% और एलआईसी के पास 49.24% इक्विटी है। एलआईसी ही वर्तमान में प्रबंध नियंत्रण के साथ साथ आईडीबीआई बैंक की प्रमोटर है और भारत सरकार इसकी सह प्रमोटर है। भारत सरकार और एलआईसी द्वारा बेची जाने वाली अपनी अपनी हिस्सेदारी की सीमा का निर्धारण आरबीआई के परामर्श से इस सौदे को उपयुक्त स्वरूप देने के समय किया जाएगा। एलआईसी बोर्ड पहले ही इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी कम करने संबंधी प्रस्ताव पारित कर चुका है। मिलिट्री उत्पीड़न से बचने के लिए म्यांमार से भाग कर आए 7 म्यांमार के नागरिकों को मणिपुर हाईकोर्ट ने राहत प्रदान की है। कोर्ट ने गुप्त रूप से भारत में प्रवेश करने वाले म्यांमार के इन नागरिकों को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी से सुरक्षा हासिल करने के लिए नई दिल्ली जाने की अनुमति दी है। बताते चलें कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज संयुक्त राष्ट्र की एक सहायक संस्था है जो शरणार्थियों के जीवन बचाने, अधिकारों की रक्षा करने और उनके बेहतर भविष्य के निर्माण के प्रति समर्पित है। वर्ष 1950 में इसका गठन किया गया था। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कोर्ट ने कहा कि भारत भले ही संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमयों का पक्षकार देश नहीं है, लेकिन वह मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तथा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार नियम का हस्ताक्षर करता देश है और भारत पड़ोसी देशों से आए बड़ी संख्या में शरणार्थियों को शरण देता रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 में नॉन रिफॉल्वमेंट का अधिकार शामिल है। इस कारण भारत को नॉन रिफॉल्वमेंट सिद्धांत को सुनिश्चित करना चाहिए। नॉन रिफॉल्वमेंट अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अपने देश के उत्पीड़न के कारण भागने वाले व्यक्ति को वापस उसी देश जाने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है।
इबोला से पूर्वी कीवू के उत्तरी प्रांत में 12 लोगों को संक्रमण हुआ था, जिसमें से 6 लोगों की मृत्यु हो गई। कांगो ने 3 महीने से भी कम समय में नियंत्रण पा लिया है। इबोला विषाणु रोग मनुष्यों में फैलने वाली एक घातक बीमारी है। इबोला वायरस जंगली जानवरों से लोगों तक पहुंचा है। यह मानव से मानव के बीच तेजी से फैलता है। इबोला वायरस की खोज 1976 में हुई थी। फ्रूट चमगादड़ इस वायरस का प्राकृतिक होस्ट है। भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 की शुरुआत की। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत विदेशी मित्रों द्वारा भेजी गई ऑक्सीजन और अन्य मेडिकल सहायता सामग्री को भारत लाया जा रहा है। हम जानते हैं कि कोविड महामारी में अत्यधिक मांग के कारण मेडिकल ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतराल आ गया है। नौसेना ने इस ऑपरेशन में अपने 7 युद्धपोत तैनात किए हैं। इन युद्धपोतों में आईएनएस कोलकाता, कोची, तलवार, तबर, त्रिकंड, जलश्व और ऐरावत शामिल हैं। इस ऑपरेशन के तहत आईएनएस तलवार से ऑक्सीजन का पहला कंसाइनमेंट बहरीन से मंगलुरु लाया गया। बताते चलें कि ऑपरेशन समुद्र सेतु को मई 2020 में शुरू किया गया था, जिसके तहत भारतीय नौसेना विभिन्न देशों से कोविड महामारी में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस ले आई थी। ऑपरेशन समुद्र सेतु को वंदे भारत मिशन के साथ शुरू किया गया था। 1943 से 1948 तक महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे वी कल्याणम अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे महात्मा गांधी सचिवालय के एकमात्र जीवित सदस्य थे। एक समय कल्याणम ने दावा किया था कि महात्मा गांधी ने अंतिम समय हे राम शब्द का उच्चारण नहीं किया था, जिस पर काफी बहस हुई थी। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी बातों को गलत समझा गया। उनके शब्दों में, मैंने कभी नहीं कहा कि गांधी जी ने हे राम नहीं कहा। मैंने कहा था कि मैंने उन्हें हे राम कहते हुए नहीं सुना। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत और दक्षिण अफ्रीका की कोरोना वैक्सीन पर अस्थायी तौर से पेटेंट हटाने की मांग का समर्थन कर दिया है। पिछले साल अक्टूबर में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन को एक संयुक्त याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लिए ट्रिप्स समझौते के नियमों के अस्थायी निलंबन का अनुरोध किया था। ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पेटेंट को संरक्षित करने वाला कानून है। 100 से अधिक देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन कुछ देश जैसे यूरोपीय संघ, यूके और कनाडा इसका विरोध करते रहे हैं। फार्मा कंपनियां इसके विरोध में तो हैं ही। रूस और फ्रांस ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। पेटेंट हटने की दशा में वैक्सीन को बनाने की तकनीक दूसरी कंपनियों को भी मिल सकेगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। इससे वैक्सीन उत्पादन में तेजी आएगी, इसकी कमी दूर होगी और वैक्सीन की कीमत भी कम होगी। तेलंगाना सरकार ने विवादास्पद ग्लाइफोसेट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। ग्लाइफोसेट एक खरपतवार नाशी है, जिसे फसलों तथा बागानों में उगने वाले अवांछित घास फूस को नष्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाया जाता है। इसके अत्यधिक उपयोग से मृदा और मानव स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचता है। कुछ शोध ग्लाइफोसेट को मानव में कैंसर का कारक भी बताते हैं। एसटीबीटी कॉटन के उत्पादन में इसका प्रयोग अत्यधिक मात्रा में होता है। एसटीबीटी कॉटन यानी कि हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है, जिस पर खरपतवार नाशी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि खेत के अन्य खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। सरकार की अधिसूचना के अनुसार जो कोई इस प्रतिबंध का उल्लंघन करेगा, उस पर कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक अध्ययन के अनुसार हुलॉग गिबन की केवल एक प्रजाति पाई जाती है। हुलॉग गिबन की कुल 3 प्रजातियां हैं: पश्चिमी हुलॉग गिबन, स्काई वॉकर गिबन और पूर्वी हुलॉग गिबन। अभी तक माना जाता था कि पश्चिमी हुलॉग गिबन और पूर्वी हुलॉग गिबन 2 प्रजाति भारत में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक आधार पर सिद्ध किया है कि इस क्षेत्र में हुलॉग गिबन की 2 प्रजातियां नहीं पाई जाती। इस क्षेत्र में जो हुलॉग गिबन पाए जाते हैं, उनमें 2 तरह की शारीरिक बनावट है। शारीरिक बनावट के इन्हीं अंतरों के कारण इन्हें 2 प्रजाति मान लिया गया, जबकि ये एक ही प्रजाति के जीव हैं। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने पश्चिमी हुलॉग गिबन संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में रखा है। भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल आदि में ये निवास करते हैं। गर्वन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के शोधकर्ताओं ने पहली बार ओस्टियोसाइट्स की मैपिंग करने में सफलता प्राप्त की है। ये गोलाकार हड्डी की कोशिकाएं हैं। हड्डियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट के रूप में जाना जाता है। हड्डियों में पाए जाने वाले कुल कोशिकाओं का 95% केवल ओस्टियोसाइट्स होते हैं।
मानव शरीर में 42 अरब से अधिक ओस्टियोसाइट्स हैं। ये ओस्टियोसाइट्स मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के समान एक नेटवर्क बनाती हैं। ये नेटवर्क हड्डी के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जिम्मेदार होता है। यह उम्र बढ़ने पर प्रतिक्रिया करता है। इसकी मैपिंग से हड्डी रोग को समझने में सहायता मिलेगी। शोध के अनुसार यह मैपिंग एक तरह की जेनेटिक शॉर्टलिस्ट प्रदान करती है, जिसमें हम उन हड्डियों की बीमारियों का भी पता लगा सकते हैं जिनमें जेनेटिक कंपोनेंट होता है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केवल यूडीआईडी पोर्टल का उपयोग करके दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया है। यह प्रोजेक्ट 1 जून 2021 से लागू होगा। यूडीआईडी अर्थात दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र का प्रोजेक्ट है। इस परियोजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना और यूनिक आईडी तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान करना है। इस परियोजना में दिव्यांग अधिनियम 1995 में शामिल दिव्यांगता की सभी श्रेणियों को शामिल किया गया है। भारत सरकार यूडीआईडी बनाने के लिए केवल व्यक्ति का पता सहित व्यक्तिगत विवरण, रोजगार की विस्तृत जानकारी, पहचान का विवरण और विकलांगता विवरण को एकत्र करती है, कोई और जानकारी नहीं। इस परियोजना के कारण कई दस्तावेज नहीं रखने होंगे। भविष्य में दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी। बार बार दस्तावेजों के सत्यापन और प्रमाणीकरण के अनावश्यक कार्य से बचा जा सकेगा। यह लाभार्थियों की प्रगति को ट्रैकिंग में मदद करेगा। एक अध्ययन के अनुसार उत्तरी असम के शोणितपुर क्षेत्र में लगातार भूकंप आने के पीछे एक अज्ञात लिनियामेंट है। लिनियामेंट भ्रंश जैसे किसी भूदृश्य में अंतर्निहित भूगर्भीय संरचना के प्रभाव से निर्मित एक रेखीय आकृति होती है। टेक्टोनिक अथवा भ्रंश संरचनाओं में संचित दबाव तथा तनाव का निर्गमन होने से भूकंप की घटनाएं होती हैं। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर गतिशील है। इन दोनों प्लेटों के टकराव निरंतर जारी हैं। इस कारण हिमालयी क्षेत्र में भूकंप की घटनाएं अधिक होती हैं। यहां भ्रंश ज्यादा होंगे, वहां भूकंप की संभावना भी ज्यादा होगी। भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार शोणितपुर जिला विवर्तनिक रूप से जटिल त्रिकोणीय क्षेत्र में अव्यवस्थित है। यह क्षेत्र अथेरखेत भ्रंश, कोपली भ्रंश तथा लिनियामेंट से घिरा है। इस कारण पूर्वोत्तर का यह क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील हो जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र को सिस्मिक जोन 5 में सीमांकित किया गया है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा संबंधी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए मॉडल इंश्योरेंस विलेज यानी कि MIV की बात कही है। भारत में गांवों में अभी भी बीमा संबंधी सेवाओं की पहुंच बहुत कम है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में बीमा संबंधी सेवाओं की पहुंच 3.76% है। इसमें से भी अधिकांश बीमा कवर शहरी क्षेत्रों में है। मॉडल इंश्योरेंस विलेज के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में वहनीय और रियायती दर पर बीमा योग्य सभी जोखिमों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक स्तर पर बीमा कवर की बात कही गई है। बीमा प्रीमियम को नाबार्ड, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी फंड, सरकारी सहायता तथा पुनर्बीमा कंपनियों की सहायता से न्यूनतम रखने का विचार दिया गया है। जब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बहुत खतरनाक साबित हो रही है, ऐसे समय में डीआरडीओ ने एक राहत भरी खबर दी है। डीआरडीओ ने कोरोना इलाज में उपयोगी ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज या 2DC डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के सहयोग से विकसित किया है। इस ड्रग के 3 चरण के क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुके हैं। ट्रायल में दवा वायरस के ग्रोथ पर प्रभावी नियंत्रण कर अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के स्वास्थ्य में तेजी से रिकवरी करने में सहायक साबित हुई है। इसके अलावा ये मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत को भी कम करता है। DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना के इलाज के लिए इस दवा के आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी देती है। बताते चलें कि नियामक एजेंसी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भारत के विशिष्ट श्रेणी की औषधियों के लिए लाइसेंस प्रदान करती है तथा औषधियों के विनिर्माण, विक्रय आदि हेतु मानक तय करती है। सेबी के टेक्निकल ग्रुप ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी रिपोर्ट दे दी है। हर्ष भानवाला की अध्यक्षता में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर तकनीकी समूह का गठन सेबी ने किया था। समिति की प्रमुख सिफारिशों को जानने से पहले आइए जानते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज आखिर होता क्या है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज से पहले स्टॉक एक्सचेंज को जानना जरूरी है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा बाजार जहां वित्तीय उपकरण जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड, मुद्राएं, बॉन्ड आदि का कारोबार किया जाता है। जैसे बंबई स्टॉक एक्सचेंज। सामाजिक उद्यमों के लिए स्टॉक एक्सचेंज को सोशल स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। भारत के लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिंगापुर, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों में
एसएससी पहले से ही स्थापित है। इसके तहत सामाजिक संगठन इक्विटी और बॉन्ड और म्यूचुअल फंड की तरह यूनिट जारी कर कोष जुटाते हैं। सामाजिक उद्यम एक गैर लाभांश भुगतान कंपनी होती है जिसका गठन एक विशिष्ट सामाजिक समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है, जैसे कमजोर समुदायों के उत्थानों के लिए प्रयासरत संगठन। ये संगठन लाभकारी भी हो सकते हैं और गैर लाभकारी भी। लाभकारी संगठन के लाभ का उपयोग शेयर होल्डर के भुगतान के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसे सामाजिक सेवा में पुनर्निवेश किया जाता है। कमेटी ने सिफारिश की है कि लाभकारी तथा गैर लाभकारी संगठनों के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की अनुमति दी जानी चाहिए, बशर्ते ये साबित कर दे कि सामाजिक उद्देश्य और सामाजिक प्रभाव उनका प्रमुख लक्ष्य है। कॉरपोरेट फाउंडेशन, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज का उपयोग करके धन जुटाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। गैर लाभकारी संगठनों इक्विटी, जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, विकास प्रभाव बॉन्ड, सामाजिक प्रभाव निधि के साथ साथ निवेशक म्यूचुअल फंड के माध्यम से 100% अनुदान के रूप में सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज से कोष जुटा सकते हैं। लाभकारी उद्यम इक्विटी, ऋण, विकास प्रभाव बॉन्ड और सामाजिक उद्यम निधि के माध्यम से फंड एकत्रित कर सकते हैं। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने ग्लोबल मीथेन असेसमेंट, बेनिफिट्स एंड कास्ट ऑफ मिटिगेटिंग मीथेन एमिशन अर्थात वैश्विक मीथेन आकलन, मीथेन उत्सर्जन में कटौती की कीमत और लाभ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में मानव जनित मीथेन उत्सर्जन किसी अन्य समय की तुलना में काफी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर गिरा है, जबकि पिछले साल वातावरण में मीथेन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। बताते चलें कि मीथेन एक अत्यंत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों से बचने के लिए मानव निर्मित मीथेन उत्सर्जन में 45% की कटौती की जानी चाहिए। इस तरह की कटौती से 2045 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी को रोका जा सकेगा। मानव निर्मित मीथेन का अधिकांश उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन, अपशिष्ट और कृषि क्षेत्र से होता है। रिपोर्ट में कहा गया है केवल 3 व्यवहारिक बदलाव से हम प्रतिवर्ष 65 से 80 मिलियन टन मीथेन के उत्सर्जन में कमी ला सकते हैं। पहले भोजन की बर्बादी और नुकसान को कम करके, दूसरा पशुधन प्रबंधन में सुधार करके और स्वस्थ आहार को अपनाकर। यूरोपीय संघ परिषद के वर्तमान अध्यक्ष पुर्तगाल के प्रधानमंत्री की पहल पर भारत यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच बैठक हुई। इस बैठक में 3 प्रमुख विषयगत क्षेत्रों विदेश नीति और सुरक्षा, कोविड-19, जलवायु और पर्यावरण तथा व्यापार, संपर्क और प्रौद्योगिकी पर विचार विमर्श किया गया। भारत और यूरोपीय संघ ने संतुलित और व्यापक रूप से मुक्त व्यापार एवं निवेश समझौतों के लिए वार्तालाप फिर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया। विभिन्न मुद्दों के चलते 2013 के बाद से ही गतिरोध बना हुआ है। एफटीए के तहत 2 देशों के बीच आयात निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि को सरल बनाया जाता है। इसका एक बड़ा लाभ यह होता है कि जिन 2 देशों के बीच यह संधि की जाती है उनके उत्पाद की कीमत बाकी देशों के मुकाबले सस्ती हो जाती है। साथ ही भारत और यूरोपीय संघ ने डिजिटल, ऊर्जा, परिवहन और लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर केंद्रित एक महत्वाकांक्षी और व्यापक संपर्क साझेदारी का भी शुभारंभ किया। यह साझेदारी संपर्क परियोजनाओं के लिए निजी और सार्वजनिक वित्त पोषण को प्रोत्साहन देगी। यह भारत प्रशांत समेत अन्य देशों में संपर्क पहल का समर्थन करने के लिए नए संबंधों को बढ़ावा देगी। यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक के साथ जलवायु, डिजिटल और स्वास्थ्य सेवा में सहयोग के सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए एक भारत यूरोपीय संघ व्यापार गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए 150 मिलियन यूरो के वित्त अनुबंध पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा हस्ताक्षर किए गए। पेंगोलिन संरक्षण के संदर्भ में एक अच्छी खबर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आई है। इसके शोधार्थियों ने चीनी पेंगोलिन और भारतीय पेंगोलिन के शल्कों की पहचान करने वाला उपकरण विकसित किया है, जिससे प्रजातियों की संख्या में गिरावट को ट्रैक करने में सहायता मिलेगी। पेंगोलिन एक स्तनपायी जीव है
जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी होती है। इसके शरीर पर कैरोटीन के बने शल्क होते हैं, जिससे यह अन्य प्राणियों से अपनी रक्षा करता है। किंतु यही शल्क इसके शिकार का बड़ा कारण भी बन गया है। ईस्ट एशिया के देशों में इसके शल्कों से परंपरागत औषधि बनाई जाती है। वैज्ञानिक आधार न होने के बावजूद ये औषधियां बहुत लोकप्रिय हैं। साथ ही इस जानवर का मांस बहुत ऊंची कीमत पर बेचा जाता है। पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में इंडियन पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन ही भारत में पाए जाते हैं। इंडियन पेंगोलिन को IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त, जबकि चीनी पेंगोलिन को गंभीर संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। पेंगोलिन की इन दोनों प्रजातियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। इस सूची में उन जीवों को रखा गया है जो संकटग्रस्त हैं और इन्हें भारत में कहीं भी नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। चीन की राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने 7वीं जनगणना के आंकड़ों को प्रकाशित किया है। चीन में प्रति 10 वर्षों में एक बार जनगणना की जाती है। इस जनगणना के अनुसार पिछले वर्ष केवल 12 मिलियन बच्चों का जन्म हुआ। यह वर्ष 1961 के बाद एक वर्ष में पैदा होने वाले बच्चों की सबसे कम संख्या है। वर्ष 1961 में चीन माओ त्से तुंग द्वारा वर्ष 1958 में लागू की गई ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति के कारण पड़ने वाले 4 वर्षीय अकाल के दौर से गुजर रहा था। इस नीति की वजह से कृषि क्षेत्र तबाह हो गया था और लाखों लोगों की जान चली गई थी। वर्ष 2020 की जनगणना में चीन की जनसंख्या 1.41 बिलियन दर्ज की गई, जो पिछली जनगणना से 72 मिलियन अधिक है। पिछली जनगणना 2010 में की गई थी। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 5.38% की और औसत वार्षिक वृद्धि 0.53% रही। अनुमान है कि वर्ष 2025 तक चीन की जनसंख्या अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगी। इसके बाद जनसंख्या में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। इस कारण कार्यशील जनसंख्या की तुलना में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा होगी। इसका प्रभाव आर्थिक विकास पर पड़ेगा। इसलिए चीन को समृद्ध होने से पहले ही बूढ़ा होने का भय पैदा हो गया है। जनसंख्या की ये धीमी वृद्धि दर दशकों से चली आ रही वन चाइल्ड पॉलिसी की देन है। हालांकि वर्ष 2016 से वन चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त कर यूनिवर्सल 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपना लिया गया है। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेट को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। उन्होंने समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया और अपने शोध के लिए एक पुरस्कार प्राप्त किया। इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। असम के मछुआरे समुदाय की 6 युवा लड़कियों ने जलकुंभी से बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल योगा मैट विकसित किया है। योगा मैट का नाम दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाला पक्षी पर्पल मुरहेन के नाम पर मुरहेन योगा मैट रखा गया है। इस नवाचार के चलते जलकुंभी को हटाकर दलदली भूमि के जलीय इकोसिस्टम में सुधार लाने में सहायता मिलेगी और स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर पैदा होंगे। दरअसल गुवाहाटी शहर के दक्षिण पश्चिम में एक मीठे पानी की झील है जिसका नाम दीपोर बील है। इसे रामसर साइट और एक पक्षी वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा प्राप्त है। मछुआरा समुदाय के 9 गांवों के लिए यह झील आजीविका का एक स्रोत रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह समुदाय झील में अत्यधिक मात्रा में जलकुंभी हो जाने से परेशान था। भारत सरकार की संस्था नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच ने जलकुंभी के गुणों और इस्तेमाल की जाने वाली संभावनाओं पर अध्ययन किया। इस संस्था के अध्ययन को व्यवहारिक रूप देने के लिए महिलाओं के समूह को जोड़ा गया था। अमेरिका ने प्रमुख अपतटीय पवन ऊर्जा पार्क वाइनयार्ड पवन ऊर्जा को मंजूरी दे दी है। इसे घरेलू ऊर्जा उद्योग के रूप में शुरू किया जा रहा है जो विद्युत क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन को खत्म करने में मदद करेगा। इसे माथाज वाइनयार्ड के तट से 12 समुद्री मील की दूरी पर स्थापित किया जाएगा। वाइनयार्ड विंड परियोजना का उद्देश्य 4 लाख घरों के लिए बिजली उपलब्ध करवाना है। इसके लिए निर्माण कार्य इसी वर्ष प्रारंभ हो सकता है और 2023 की दूसरी छमाही तक ग्रिड को बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। इस पवन ऊर्जा पार्क की घोषणा जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के व्यापक एजेंडे के साथ फिट बैठती है। विश्व बैंक ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2020 में भी सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। वर्ष 2020 में भारत को विदेश से रेमिटेंस के रूप में लगभग 83 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त हुई है। वर्ष 2020 भारत को प्राप्त होने वाले रेमिटेंस में पिछले वर्ष की तुलना में
0.02% की गिरावट आई है। संयुक्त अरब अमीरात से प्राप्त होने वाले रेमिटेंस में 17% की कमी आई है। कोविड-19 महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को व्यापक नुकसान हुआ है। इस नुकसान को देखते हुए 0.02% की गिरावट बहुत मामूली है। बताते चले कि जब कोई प्रवासी अपने मूल देश में बैंक, डाकघर या ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए पैसा भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। भारत के बाद सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश चीन है। ऐसा नहीं है कि कोविड महामारी के चलते हर देश के प्राप्त होने वाले रेमिटेंस में कमी आई हो। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के रेमिटेंस में बढ़ोतरी भी हुई है। वेरिस्क मैपल क्राफ्ट के रिपोर्ट के अनुसार एशियाई शहर पर्यावरणीय जोखिमों का सबसे अधिक सामना कर रहे हैं। 100 सबसे संवेदनशील शहरों में से 99 शहर एशिया में स्थित हैं। जकार्ता को दुनिया का सबसे अधिक जोखिम वाला शहर बताया गया है, जबकि ग्लासगो को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया। एशिया दुनिया में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस कारण जल स्रोतों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता के चलते इस क्षेत्र की वायु प्रदूषित है। साथ ही इस भौगोलिक क्षेत्र में बाढ़, भूकंप जैसे प्राकृतिक खतरे भी अधिक हैं। 100 सबसे संवेदनशील शहरों में से 37 चीन में और 43 भारत में हैं। बताते चलें कि चीन दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश है। उत्तर पूर्व के राज्यों में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू तेजी से फैल रहा है। मिजोरम और मेघालय में इसका कहर अधिक है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू घरेलू और जंगली सुअरों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल बीमारी है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और इसे फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका संक्रमित जानवरों को मारना है। इससे मनुष्य को खतरा नहीं, क्योंकि इसका संक्रमण केवल जानवरों से जानवरों में होता है। नाइजीरिया में नोक संस्कृति से संबंधित मिट्टी के बर्तनों में मधुमक्खी के मोम के निशान पाए गए हैं। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और गोएथ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने नेचर पत्रिका में इसे प्रकाशित किया है। नोक संस्कृति के ये बर्तन लगभग 3500 वर्ष पुराने हैं। हालांकि प्रमाणों के आधार पर माना जाता है कि लगभग 40,000 वर्ष पहले से मानव शहद का उपयोग करते हैं। नोक संस्कृति मध्य नाइजीरिया में अस्तित्व में रही प्राचीन संस्कृति है, जिसका संबंध 1500 ईसा पूर्व से लेकर ईसा के शुरुआत तक माना जाता है। नोक संस्कृति अपनी टेराकोटा मूर्तियों और बर्तनों के लिए जानी जाती है। पर्यावरणविद नुक्लू फोम का चयन विटली अवार्ड्स 2021 के लिए किया गया है। ये नागालैंड के लोंगलिंग जिले के रहने वाले हैं। नुक्लू फोम विटली अवार्ड्स पाने वाले पहले भारतीय हैं। विटली अवार्ड्स को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है और इसे ब्रिटेन स्थित विटली फंड फॉर नेचर नाम की धर्मार्थ संस्थान प्रदान करता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य जमीनी स्तर पर कार्यरत वन्य जीव संरक्षणवादियों को प्रोत्साहित करना है। नुक्लू फोम जैव विविधता शांति गलियारे बना रहे हैं, जिससे अमूर फाल्कन पक्षियों को स्थानीय शिकारियों से बचाने में सहायता मिली है। अमूर फाल्कन दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करने वाले शिकारी पक्षी हैं, जो दक्षिण पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन से होते हुए प्रजनन के लिए भारत में प्रवास करते हैं। इसके बाद हिंद महासागरीय क्षेत्रों से होते हुए ये दक्षिणी अफ्रीका चले जाते हैं, जहां वो काफी लंबा वक्त गुजारते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच देश में ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ब्लैक फंगस के संक्रमण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया है। अधिसूचित रोग वो रोग होते हैं जिनकी सूचना सरकारी प्राधिकारियों को देना बाध्यकारी होता है। सामान्य तौर पर अधिसूचित रोग के मरीज मिलने पर डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत अन्य प्रोफेशनल्स को इसकी सूचना जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देनी होती है। यह सरकार को बीमारी के प्रसार की जानकारी एकत्र करने, बीमारी की निगरानी करने और प्रारंभिक चेतावनियां निर्धारित करने में मदद करेगा। बताते चलें कि स्वास्थ्य क्षेत्र राज्य सूची का विषय है। इसी कारण किसी बीमारी को अधिसूचित रोग घोषित करने और उसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। पंजाब की सरकार ने इस वर्ष 10 लाख हेक्टेयर जमीन पर धान की बुआई प्रत्यक्ष धान बीजारोपण यानी DSR तकनीक से करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि कोविड-19 के कारण इस वर्ष पंजाब में कृषि श्रमिकों की बहुत कमी है। पिछले वर्ष भी कोविड-19 के कारण कृषि मजदूरों की कमी थी, जिसके कारण एक बड़े हिस्से पर प्रत्यक्ष धान बीजारोपण तकनीक से धान की बुआई की गई थी। इस वर्ष इसे बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। DSR पद्धति के तहत धान के बीज को
सीड ड्रिल मशीन की मदद से खेत में खरपतवार नाशक दवा के साथ छींट दिया जाता है। वहीं परंपरागत रोपण विधि से धान की खेती करने के लिए पहले बीज की नर्सरी तैयार की जाती है। बीज तैयार होने के बाद खेत में पानी की उचित व्यवस्था करके मचाई के बाद रोपाई करने की आवश्यकता होती है। भारतीय मूल की अमेरिकी नीरा टंडन को राष्ट्रपति जो बिडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। इससे पहले मार्च में नीरा टंडन मैनेजमेंट एंड बजट ऑफिस की निदेशक के तौर पर नामित की गई थी, लेकिन राजनीतिक विरोध होने की वजह से उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। सुश्री नीरा टंडन वर्तमान में एक प्रगतिशील थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस यानी कि CAP की अध्यक्ष और CEO हैं। ब्रिटेन की तेल कंपनी केयर्न एनर्जी ने न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट की अदालत में एक मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे में कंपनी ने एयर इंडिया को उस रकम के भुगतान के लिए जवाबदेह बनाने की मांग की है जो उसे भारत सरकार के खिलाफ दावे में जीत से हासिल हुई है। कंपनी का कहना है कि एयरलाइन कंपनी पर सरकार का मालिकाना हक है, इसलिए वह कानूनी तौर पर सरकार से अलग नहीं है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने केयर्न एनर्जी के पक्ष में फैसला सुनाया था। न्यायाधिकरण ने माना कि केयर्न एनर्जी पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स आरोपित करना गलत था और निर्णय दिया कि भारत सरकार कंपनी की जब्त रकम को ब्याज समेत वापस करे। यह 1.2 अरब डॉलर की एक बड़ी रकम है। बताते चलेंगे कि वर्ष 2006-07 में केयर्न यूके ने केयर्न इंडिया को केयर्न इंडिया होल्डिंग के शेयर हस्तांतरित किए थे। कंपनी ने टैक्स बचाने के लिए विदेशी लेन देन के माध्यम से इस हस्तांतरण को किया था, जिसमें ऐसे पक्ष शामिल थे जो भारत के कर क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते थे। इसके बाद वित्तीय अधिनियम 2012 पारित किया गया और ऐसे लेन देन पर भी टैक्स लगाया गया। सामान्यतः जब कानून पारित किया जाता है इसके बाद की किसी तारीख से इसे लागू किया जाता है, लेकिन इस कानून को कानून बनने की तारीख से बहुत पहले 1962 से लागू किया गया। ऐसे कानून जो पारित होने के पहले की किसी तारीख से प्रभावी होते हैं रेट्रोस्पेक्टिव कानून कहलाते हैं। इस रेट्रोस्पेक्टिव कानून के चलते केयर्न यूके कंपनी पर आयकर विभाग ने 24,500 करोड़ रुपए का कर लगाया। कंपनी ने आयकर विभाग के खिलाफ आयकर अपीलीय अधिकरण और उच्च न्यायालय में मामला दर्ज करवाया। वर्ष 2015 में केयर्न एनर्जी ने भारत सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण में केस दायर किया। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण हेग नीदरलैंड में है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अरब सागर के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान तौकते में तब्दील हो गया है। दक्षिण पश्चिमी राज्यों में इससे काफी नुकसान पहुंचने की संभावना है। चक्रवात का शाब्दिक अर्थ है एक गोल घेरे में घूमती हुई हवा। आमतौर पर चक्रवात निम्न दाब का क्षेत्र रहता है और परिधि पर उच्च दाब, अतः चारों ओर से केंद्र की तरफ हवाएं चलती हैं। इस चक्रवाती तूफान का तौकते नाम म्यांमार की तरफ से रखा गया है। यह बर्मी शब्द है जिसका अर्थ होता है अत्यधिक आवाज करने वाली छिपकली। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने नाबार्ड के सहयोग से देश के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र को पुणे में लॉन्च किया है। इससे महाराष्ट्र राज्य के कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। यह केंद्र कृषि क्षेत्र के निर्यातकों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा, अर्थात कृषि क्षेत्र के निर्यातकों को एक ही जगह सभी आवश्यक सुविधाएं मिल जाएंगी। यह केंद्र कीटनाशक अवशेष प्रबंधन, ग्लोबल गैप सर्टिफिकेट, उत्पादों की गुणवत्ता के पैरामीटर, संभावित बाजार का पता लगाने आदि में निर्यातकों की सहायता करेगा। यह जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी आयोजित करेगा। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने अप्रैल 2021 महीने के लिए थोक मूल्य सूचकांक जारी कर दिया है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल 2021 में 10.49% के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो महंगाई बहुत अधिक बढ़ी है। अप्रैल 2021 का यह आंकड़ा अप्रैल 2010 के बाद सबसे ऊंचा आंकड़ा है। मुद्रास्फीति की दर की गणना के लिए थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला प्राथमिक वस्तुएं, जिसे पुनः खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं में विभाजित किया जाता है। इस सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं का भारांश 22.62% है। इन प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई 10.19% बढ़ी है। दूसरा वर्ग ईंधन तथा ऊर्जा का है। इसका भारांश 13.2% है। ईंधन तथा ऊर्जा वर्ग में अप्रैल 2021 के लिए मुद्रास्फीति 20.94% है। तीसरा वर्ग
विनिर्मित वस्तुओं का है, जिसका भारांश 64.2% है। विनिर्मित वस्तुओं के दामों में 9.01% की तेजी आई है। बताते चलें कि थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 लिया जाता है। कोरोना महामारी के दौरान बच्चों में मानसिक तनाव बहुत बढ़ा है। ऐसे में संवेदना टेली परामर्श सेवा के माध्यम से कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों को मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा और भावनात्मक समर्थन प्रदान किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR इस सेवा को प्रदान कर रही है। गौरतलब है कि संवेदना टेली परामर्श सेवा की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। संवेदना का आशय सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस है। चीन ने मंगल ग्रह के लिए जो तियानवेन-1 मिशन भेजा था, उसका रोवर सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की सतह पर लैंड कर गया है। इसी के साथ चीन मंगल ग्रह पर अन्वेषण करने हेतु रोवर भेजने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। इससे पहले रूस और अमेरिका मंगल ग्रह पर रोवर भेज चुके हैं। चीन का रोवर झुरोंग मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में स्थित यूटोपिया प्लेनेटिया नामक एक बड़े मैदान में उतरा है। बता दें कि रोवर का नाम चीन के अग्नि देवता के नाम पर झुरोंग रखा गया है। हालांकि भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में पहुंच गया था, लेकिन इसमें रोवर नहीं था। भारत, अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला चौथा राष्ट्र था, और वह भी अपने पहले प्रयास में। पश्चिम बंगाल राज्य की कैबिनेट बैठक में विधान परिषद के गठन का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि परिषद की स्थापना के लिए इससे संबंधित विधेयक को विधानसभा में पारित करना होता है और इसके बाद राज्यपाल की मंजूरी की जरूरत होती है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद भी विधान परिषद का गठन नहीं हो जाता, क्योंकि किसी राज्य में विधान परिषद के गठन या उत्सादन का अधिकार संसद को है। वर्ष 1969 में पश्चिम बंगाल में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उत्सादन कर सकती है, बशर्ते राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उत्सादन के लिए कोई संकल्प राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाए। संविधान का अनुच्छेद 171 कहता है कि किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे। विधान परिषद राज्यसभा की भांति स्थायी सदन है, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बताते चले कि पश्चिम बंगाल में 1969 तक विधान परिषद हुआ करता था। वर्तमान में कुल 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में विधान परिषदें हैं। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी एवं अधिसूचित रोग घोषित किया है। इससे पहले हरियाणा सरकार भी ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित कर चुकी है। राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस को संपूर्ण राज्य में महामारी और अधिसूचनीय रोग अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित रोग वे रोग होते हैं जिसकी सूचना सरकारी प्राधिकारियों को देना बाध्यकारी होता है। सामान्य तौर पर अधिसूचित रोग के मरीज मिलने पर डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत अन्य प्रोफेशनल्स को इसकी सूचना जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देनी होती है। यह सरकार को बीमारी के प्रसार की जानकारी एकत्र करने, बीमारी की निगरानी करने और प्रारंभिक चेतावनियां निर्धारित करने में मदद करेगा। बताते चलें कि स्वास्थ्य क्षेत्र राज्य सूची का विषय है। इस कारण किसी बीमारी को अधिसूचित रोग घोषित करने और इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें जलवायु परिवर्तन बिंदु की ओर तेजी से बढ़ रही हैं, और यही स्थिति रही तो वर्ष 2060 तक क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स तक ये पहुंच जाएगी। टिपिंग पॉइंट वह बिंदु होता है जहां से एक छोटा सा भी परिवर्तन पूरे सिस्टम को एक नई स्थिति में धकेल सकता है। अंटार्कटिका पर बर्फ के कई विशाल खंड हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते अंटार्कटिका की निचली परत गर्म पानी से तेजी से पिघल रही है और बर्फ के विशाल खंड अस्थिर होते जा रहे हैं। कोविड महामारी के इस दौर में उन लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है जो इंटरनेट पर लगातार बुरी खबरों को देखते रहते हैं और खोजते रहते हैं। इंटरनेट पर लगातार बुरी खबरों को देखते रहने और खोजते रहने को डूम्सडे सर्फिंग कहते हैं। डूम्सडे सर्फिंग चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार बुरी खबरों को देखते रहने से मानसिक अवसाद, चिंता, तनाव में बढ़ोतरी होती है, जो कई अन्य बीमारियों का कारण बनती है। पीएलआई योजनाओं की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में सचिवों की अधिकार प्राप्त समूह की 24 से 31 मई के बीच बैठकें की जा रही हैं। इन बैठकों में चर्चा होगी कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए घोषित योजनाओं में
कितने आवेदन आए हैं, उन्हें मंजूरी मिली है या नहीं, तथा पीएलआई योजनाओं के लिए अभी और क्या किए जाने की जरूरत है। पीएलआई योजना को 1 अप्रैल 2020 को केवल इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए शुरू किया गया था। धीरे धीरे इसे कई अन्य क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी हार्डवेयर, रासायनिक सेल, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों के विनिर्माण यानी कि उत्पादन इकाइयों को उत्पादन बढ़ाने के लिए कैश इंसेंटिव दिया जाता है। इसके लिए आधार वर्ष 2019-20 है। मान लीजिए राजू प्राइवेट लिमिटेड मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, जिसने वर्ष 2019-20 में 100,000 मोबाइल का उत्पादन किया था। इसी कंपनी ने वर्ष 2020-21 में 105,000 मोबाइल का उत्पादन किया, यानी कि पिछले वर्ष से 5,000 अधिक मोबाइल। उत्पादन की इसी वृद्धि पर सरकार कैश इंसेंटिव देगी। यह कैश इंसेंटिव भारत में उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए है, इसलिए विदेशी कंपनियां भी भारत में उत्पादन करने के लिए प्रेरित होंगी और ऐसे में विदेशी और घरेलू निवेश बढ़ने से नए रोजगार भी पैदा होंगे। इस योजना का उद्देश्य देशी विनिर्माण उद्योग को मजबूत करना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, निर्यात को बढ़ावा देना तथा नौकरियों का सृजन करना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार चक्रवात यास कल यानी 26 मई को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। यास नामकरण ओमान ने किया है। अरबी भाषा में यास का अर्थ निराशा, मायूसी, भय आदि होता है। वहीं फारसी में यास का अर्थ चमेली है। उत्तरी हिंद महासागर में आए चक्रवात का नामकरण की वर्तमान व्यवस्था सदस्य देशों के बीच लंबे विचार विमर्श के बाद सितंबर 2004 से शुरू हुई। इसके तहत सदस्य देशों की ओर से पहले से सुझाए गए नामों में से एक का चयन किया जाता है। इन देशों में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड शामिल हैं। अगले संभावित चक्रवात का नाम गुलाब होगा, जिसे पाकिस्तान द्वारा सुझाया गया है। हाल ही में कांगो के माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिसके चलते हजारों लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा। ज्वालामुखी के शांत होने के बाद अब लोग अपने घर लौटने लगे हैं। बताते चलें कि माउंट न्यारागोंगो को विश्व के खतरनाक सक्रिय ज्वालामुखी में गिना जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के तहत कांगो में तैनात भारतीय सेना ने ज्वालामुखी प्रभावित गोमा शहर में नागरिकों और संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों को निकालने और सुरक्षा देने में मदद की। माउंट न्यारागोंगो अल्बर्टाइन रिफ्ट से लगे हुए विरुंगा पर्वत में एक सक्रिय विवृत ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। ऑरोविलियन क्रिस्टोफ पॉल की डॉक्यूमेंट्री एवर स्लो ग्रीन को पेरिस के प्रतिष्ठित चेंज नाउ समिट में स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है। इसे डेविड एटनबरो की ब्रेकिंग बाउंड्रीज, द साइंस ऑफ आवर प्लेनेट समेत 4 विशेष रूप से चयनित फिल्मों के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्री एवर स्लो ग्रीन ऑरोविल की अनूठी वनीकरण परियोजना की कहानी है, जिसे विल्लुपुरम जिले के मरुस्थलीय पठार को हरे भरे जंगल में तब्दील कर दिया गया है। ऑरोविल पुडुचेरी के पास तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले में स्थित प्रायोगिक नगरी है, जिसकी स्थापना श्री अरबिंदो सोसाइटी की एक परियोजना के रूप में वर्ष 1968 में मां मीरा अल्फासा द्वारा की गई थी। ऑरोविल का तात्पर्य एक ऐसी वैश्विक नगरी से है जहां सभी देशों के स्त्री पुरुष जाति, राजनीति तथा राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर शांति एवं प्रगतिशील सद्भावना की छांव में रह सकें। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के पद पर नरेंद्र बत्रा को चुना गया है। यह इनका दूसरा कार्यकाल होगा। वर्चुअल माध्यम से हुई इस चुनाव प्रक्रिया में कुल 124 वोट पड़े। श्री बत्रा ने अपने प्रतिद्वंदी बेल्जियम के मार्क काउड्रोन के 61 के मुकाबले 63 वोट हासिल किए। गौरतलब है कि वर्तमान में नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य भी हैं। नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल वर्ष 2024 तक होगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की 47वीं कांग्रेस पिछले वर्ष स्थगित हो गई थी, जिसके चलते चुनाव नहीं हो पाया था। इसी कारण इस बार कार्यकाल को 4 से घटाकर 3 साल कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक इस वर्ष 99,122 करोड़ रुपयों का सरप्लस सरकार के लिए अंतरण करेगी। यह सरप्लस रकम 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रही 9 माह की अकाउंटिंग पीरियड के लिए है। उल्लेखनीय है कि RBI ने अपने अकाउंटिंग वर्ष में बदलाव किया है। अब RBI का अकाउंटिंग वर्ष भी अप्रैल से मार्च का होगा। इससे पहले तक RBI जुलाई से जून तक को अकाउंटिंग वर्ष मानता था। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से जब सरकार के राजस्व में कमी आई है
और खर्च में बढ़ोतरी हुई है, तब भारतीय रिजर्व बैंक इस सरप्लस राशि के अंतरण से सरकार को वित्तीय मदद मिलेगी। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार केंद्रीय बैंक द्वारा अपने क्रियाकलापों से अर्जित होने वाले लाभ केंद्र सरकार के लिए सौंप दिए जाएंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंस प्रयोगशाला ने डिपकोवन नामक एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। डिपकोवन किट 97% उच्च संवेदनशीलता और 99% विनिर्दिष्टता के साथ SARS-CoV-2 वायरस की स्पाइक और न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन दोनों का पता लगा सकती है। आसान भाषा में कहा जाए तो इस किट से हम कोविड संक्रमण की जांच ज्यादा सटीकता से कर सकते हैं। इससे प्रति जांच लगभग 75 रुपए खर्च आएगा। इस किट की शेल्फ लाइफ 18 महीने है। DRDO की औद्योगिक पार्टनर वैनगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड इसे जून में बाजार में लेकर आएगी। हाल ही में बायोधान की 20 मीट्रिक टन की पहली खेप अमेरिका निर्यात की गई। बायोधान की मांग बढ़ती जा रही है। आयरन से भरपूर ये लाल चावल असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में किसी भी रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल में बिना उगाया जाता है। बायोधान असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है। एक अच्छी खबर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से आई। इस संस्थान द्वारा विकसित एक नया पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट क्यासा-नूर फॉरेस्ट डिजीज के तीव्रता से निदान में अत्यधिक संवेदनशील पाया गया है। यह रोग क्यासा-नूर फॉरेस्ट डिजीज वायरस के कारण होता है, जो मुख्य रूप से मनुष्यों और बंदरों को प्रभावित करता है। इस रोग की पहचान वर्ष 1957 में कर्नाटक के क्यासा-नूर जंगल के एक बीमार बंदर में की गई थी। KFD पूरे पश्चिमी घाट में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष सैकड़ों लोगों के इस रोग से ग्रसित होने के मामले सामने आते रहते हैं। इस रोग को मंकी फीवर के नाम से भी जाना जाता है। यह वायरस मुख्य रूप से हार्टिक, बंदरों, कृंतकों और पक्षियों में उपस्थित होता है। मनुष्य में यह रोग टिक के काटने से या संक्रमित जानवर के संपर्क में आने से फैलता है। सुबोध कुमार जायसवाल को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। CBI के निदेशक पद पर इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के IPS अधिकारी जायसवाल अब तक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के महानिदेशक थे। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 4A के तहत CBI के निदेशक की नियुक्ति की जाती है। इसके अनुसार 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति CBI के निदेशक की नियुक्ति करते हैं। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के अन्य कोई न्यायाधीश शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अंतर्गत CBI भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है। किसी भी तरह की हिंसा से पीड़ित महिला को कई तरह की सहायता जैसे मेडिकल सपोर्ट, कानूनी सहायता, अस्थायी रूप से रहने के लिए स्थान, मानसिक और भावनात्मक सहयोग आदि की तुरंत जरूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2015 वन स्टॉप सेंटर योजना की शुरुआत की गई थी। वन स्टॉप सेंटर स्कीम ऐसी व्यवस्था है जहां हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला सभी तरह की मदद एक ही छत के नीचे एक साथ पा सकती है। इस योजना के अंतर्गत हिंसा से प्रभावित 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों समेत सभी महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है। सखी के नाम से लोकप्रिय इस केंद्र प्रायोजित योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MWCD द्वारा तैयार किया गया है। इस योजना को निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत राज्य सरकारों, संघ, राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब यह योजना विदेशों में रहने वाली भारतीय महिलाओं के लिए भी शुरू की जा रही है। इसी के तहत केंद्र सरकार लिंग आधारित हिंसा से पीड़ित भारतीय महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु 9 देशों में स्थित 10 मिशनों में वन स्टॉप सेंटर को स्थापित करेगी। ये मिशन सऊदी अरब के जिद्दा और रियाद, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और UAE में स्थित हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 6 महीने के अंदर बन्नी घास मैदान से सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। साथ ही NGT ने एक संयुक्त समिति को 1 महीने के भीतर इससे संबंधित कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। बन्नी घास मैदान गुजरात राज्य में है। यह गुजरात की कुल चारागाह भूमि का लगभग 45% है
और बन्नी क्षेत्र में 2 पारिस्थितिक तंत्र, आर्द्र भूमि और घास मैदान परस्पर जुड़े हुए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में मालधारी समुदाय द्वारा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील इस घास के मैदान में व्यापक स्तर पर किए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। एनजीटी ने अपने निर्णय में मालधारी समुदाय के सामुदायिक वनों के संरक्षण के अधिकार को स्वीकार किया है। सामुदायिक वनों के संरक्षण का अधिकार वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3 के तहत किसी समुदाय को मिलता है। बताते चले कि मालधारी एक आदिवासी चरवाहा समुदाय है जिनका निवास गुजरात राज्य में है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना है। इस बात का उल्लेख जरूरी है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश है। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित हैं। बेलारूस ने एक सरकार विरोधी पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए MiG-29 फाइटर जेट लड़ाकू विमान भेजा। दरअसल सरकार विरोधी यह पत्रकार यात्री विमान से ग्रीस से लिथुआनिया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान विमान को जबरन बेलारूस के मिन्स्क में उतारा गया। फ्लाइट के लैंड होते ही 26 वर्षीय पत्रकार रोमन प्रोत्सेविच को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रोत्सेविच कुछ समय से निर्वासन में पोलैंड में रह रहे थे। पश्चिमी शक्तियों ने इस घटना को स्टेट पायरेसी कहते हुए इसकी निंदा की। इसके बाद यूरोपीय संघ ने बेलारूस के विमानों पर अपने हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। यही नहीं, 27 देशों के समूह यूरोपीय संघ ने अपनी एयरलाइंस को निर्देश दिया कि वो बेलारूस के ऊपर से उड़ान न भरें। यूरोपीय संघ ने यह भी ऐलान किया कि बेलारूस के खिलाफ और ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लुकाशेंको वर्ष 1994 से बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। वर्ष 2020 में चुनाव हुए थे, जिसमें लुकाशेंको एक बार फिर विजयी हुए थे, लेकिन इस चुनाव प्रक्रिया पर कई गंभीर प्रश्न उठे थे। राज्य के द्वारा हिंसा किए जाने के भी आरोप लगे। लोगों के एक वर्ग में बेलारूस में स्थिर अर्थव्यवस्था और चुनाव की निष्पक्षता पर संदेह को लेकर सरकार के खिलाफ व्यापक गुस्सा है। लुकाशेंको विरोधियों के खिलाफ सेंसरशिप एवं पुलिस कार्रवाई का उपयोग कर रहे हैं। हिंसक कार्रवाई के जवाब में यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2020 में बेलारूस के खिलाफ कई दौर के वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सेहत में ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल सशस्त्र बलों में टेली मेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इस ओपीडी के माध्यम से सेवारत रक्षाकर्मी और भूतपूर्व सैनिक सशस्त्र बलों के डॉक्टरों से टेली परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। इस ओपीडी से लगभग 4 करोड़ लोगों और रक्षा कर्मियों के परिवार के सदस्यों को लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य पहल के तहत इसी तरह की एक योजना ई संजीवनी चलाया जा रहा है। यह आयुष्मान भारत के तहत स्थापित सभी 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को जोड़ता है। इस प्लेटफॉर्म से पिछले कुछ महीनों में 5 लाख से अधिक लोगों को सुविधा प्राप्त हुई है। व्हाट्सएप भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है। व्हाट्सएप ने कहा कि भारत सरकार 26 मई से लागू होने वाली अपनी नई पॉलिसी सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 पर रोक लगाए, क्योंकि ये असंवैधानिक है और इससे प्राइवेसी खत्म हो रही है। उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया के प्रसार एक तरफ नागरिकों को सशक्त बनाता है, तो दूसरी तरफ कुछ गंभीर चिंताओं और आशंकाओं को जन्म देता है। फर्जी खबरों के लगातार प्रसार ने कई मीडिया प्लेटफॉर्म को तथ्य जांच तंत्र बनाने के लिए मजबूर किया है। महिलाओं की छेड़छाड़ वाली तस्वीरों और बदला लेने वाली पॉर्न से संबंधित सामग्री को साझा करने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग ने महिलाओं की गरिमा के लिए खतरा पैदा किया है। कॉर्पोरेट प्रतिद्वंदिता को अनैतिक तरीके से निपटाने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग व्यापार जगत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अपमानजनक भाषा, अनर्गल और अश्लील सामग्री तथा धार्मिक भावनाओं के प्रति असम्मानजनक विचारों के इस्तेमाल की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले कई वर्षों से अपराधियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए नई चुनौतियां पैदा की हैं। इनमें शामिल है आतंकवादियों की भर्ती के लिए लोगों को उकसाना, अश्लील सामग्री का प्रसार, असहिष्णुता फैलाना, वित्तीय धोखाधड़ी, हिंसा भड़काना आदि। वर्तमान में कोई मजबूत शिकायत तंत्र नहीं है जहां सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्मों के सामान्य उपयोगकर्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकें और निश्चित समय सीमा के भीतर इसका समाधान पा सकें। पारदर्शिता की कमी और मजबूत शिकायत समाधान तंत्र की अनुपस्थिति ने उपयोगकर्ताओं को पूरी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के मैन मौजीपन पर निर्भर कर दिया है। अक्सर देखा जाता है कि उपयोगकर्ता
जिसने सोशल मीडिया प्रोफाइल विकसित करने में अपना समय, ऊर्जा और पैसा खर्च किया, उसकी प्रोफाइल को प्लेटफॉर्म द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है। उसे सुनवाई का मौका भी नहीं दिया जाता और ऐसी स्थिति में उपयोगकर्ता के पास कोई उपाय नहीं बचता है। इन सब कारणों से सरकार ने 25 फरवरी को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को अधिनियमित किया है। आचार संहिता और त्रिस्तरीय शिकायत निवारण ढांचे समेत डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के लिए ये नियम 26 मई से लागू हो गए हैं। इन नियमों के तहत देश भर में ओवर द टॉप, OTT और डिजिटल पोर्टलों द्वारा एक शिकायत निवारण प्रणाली गठित करना अनिवार्य किया गया है। उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किए जाने के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराने हेतु यह आवश्यक है। महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक मुख्य अनुपालन अधिकारी यानी कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ये कंपनियां एक नोडल संपर्क अधिकारी भी नियुक्त करेंगी, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियां कभी भी संपर्क कर सकेंगी। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक शिकायत अधिकारी को भी नियुक्त करना होगा, जो 24 घंटे के भीतर कोई भी संबंधित शिकायत दर्ज करेगा और 15 दिनों में इसका निपटारा करेगा। हर महीने प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या और इनके निवारण की स्थिति के बारे में मासिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करनी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस वेरिएंट्स के लिए नामों की सूची की सिफारिश की है। वेरिएंट B.1.617.2, जिसे पहली बार भारत में पहचाना गया था, को डेल्टा नाम दिया गया है। वहीं आम बोलचाल में जिस कोरोना वायरस वेरिएंट को यूके वेरिएंट बोला जा रहा था, उसको अल्फा नाम दिया गया है। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वयं किसी वेरिएंट का नाम को किसी देश से नहीं जोड़ा है। यूके वेरिएंट जैसे नाम यूं ही चल पड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्पष्ट किया कि नामकरण की मौजूदा वैज्ञानिक प्रणाली जारी रहेगी और ये नए नाम केवल सार्वजनिक चर्चा में सहायता करने के लिए होंगे। देश का नाम न जुड़े होने के कारण ये नाम किसी देश के लिए गैर कलंककारी होंगे। अब तक WHO ने जिन प्रमुख वेरिएंट की पहचान की है वे हैं B.1.1.7, B.1.351, P2 और B.1.617.2। इनके नाम क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा होंगे। केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 2019 के तहत भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों को आमंत्रित किया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए लाया गया था। इसने इन 3 देशों के 6 समुदायों के लिए देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कहता है कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। यह जानना जरूरी है कि अवैध प्रवासी को भारत की नागरिकता नहीं दी जाती। देशीकरण की प्रक्रिया से नागरिकता प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप निश्चित वर्ष तक भारत में रहें। उपयुक्त केस में इस समय को घटाया गया है। केंद्र सरकार ने PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत कोरोना के कारण अपने माता पिता दोनों या अभिभावक को खोने वाले सभी बच्चों को यह सहायता दी जाएगी। ऐसे प्रत्येक बच्चे के लिए PM केयर्स फंड से 10 लाख रुपए एक विशेष कोष बनाया जाएगा। इस फंड का उपयोग जब बच्चा 18 वर्ष की आयु को पूरा कर लेगा, तब से अगले 5 वर्षों तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान उसकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी और जब वह 23 वर्ष का हो जाएगा तब उसे व्यक्तिगत और व्यवसायी उपयोग के लिए एक मुश्त फंड की राशि मिलेगी। साथ ही ऐसे सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना PMJAY के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर होगा। 18 वर्ष की आयु तक के इन बच्चों के लिए प्रीमियम की राशि का भुगतान PM केयर्स फंड से किया जाएगा। 10 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलवाया जाएगा। अगर बच्चे का दाखिला किसी निजी स्कूल में होता है तो PM केयर से RTE यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुताबिक फीस दी जाएगी। PM केयर्स फंड वर्दी, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक पर होने वाले खर्च का भी भुगतान करेगा। 11 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को केंद्र सरकार के किसी आवासीय विद्यालय जैसे कि सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिलाया जाएगा। यदि बच्चे को विस्तारित परिवार यानी कि संबंधी चाचा, मामा, बुआ आदि की देखरेख में रखा जाना है तो उसे निकटतम केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा। अगर बच्चे का दाखिला किसी निजी स्कूल में होता है तो PM केयर्स के RTE के नियमों के मुताबिक फीस दी जाएगी। यहां भी PM केयर्स वर्दी, पाठ्य
पुस्तकों और नोटबुक पर होने वाले खर्च का भी भुगतान करेगा। मौजूदा शिक्षा ऋण के मानदंडों के अनुसार भारत में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों या उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दिलवाने में बच्चे की सहायता की जाएगी। इस ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा। विकल्प के रूप में ऐसे बच्चों को केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत स्नातक या व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षण शुल्क या पाठ्यक्रम शुल्क के बराबर की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। जो बच्चे मौजूदा छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत पात्र नहीं हैं, उनके लिए पीएम केयर्स एक समकक्ष छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। अब तटीय गश्ती पोत सजग भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के बेड़े में शामिल हो गया। इसे मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। सजग अत्याधुनिक तकनीक, नेविगेशन, संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित है। यह भारतीय तटरक्षक बल को हिंद महासागर क्षेत्र के दायरे में और उससे आगे भी विभिन्न प्रकार की ड्यूटी का निर्वहन करने में सक्षम बनाएगा। आईसीजी समुद्र में समवर्ती अभियान तथा विविध भूमिकाएं निभाने वाला एक बल है, जो समुद्र में पैदा होने वाली किसी भी स्थिति का जवाब देने वाला पहला सशस्त्र बल है। उनके कर्मी विशाल समुद्र तट की रक्षा के लिए बहुत विविध हालातों और परिस्थितियों में काम करते हैं। बताते चले कि भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक के नटराजन हैं। युवा और नवोदित लेखकों अर्थात 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। ये भारत 75 परियोजना अर्थात आजादी के अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। यह योजना विस्मृत नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, अज्ञात और भूले हुए स्थानों और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका और अन्य विषय वस्तुओं पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को एक अभिनव व रचनात्मक तरीके से सामने लाने के लिए है। इस योजना के तहत तैयार की गई पुस्तकों का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट भारत करेगा। इसके अलावा संस्कृति और साहित्य के आदान प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए इनका अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा मिलेगा। वहीं चयनित युवा लेखक विश्व के कुछ बेहतरीन लेखकों के साथ बातचीत करेंगे और साहित्यिक उत्सवों आदि में भाग लेंगे। 1 जून से 31 जुलाई 2021 तक www.mygov.in के माध्यम से आयोजित होने वाली अखिल भारतीय प्रतियोगिता के जरिए कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा और विजेताओं की घोषणा 15 अगस्त 2021 को की जाएगी। योजना के तहत 6 महीने की अवधि के लिए प्रत्येक लेखक को 50,000 रुपए प्रति माह की समेकित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन 12 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किया जाएगा। जर्मनी ने स्वीकार किया है कि नामीबिया में उसके औपनिवेशिक शासन के दौरान हरेरो तथा नामा समुदाय के लोगों का नरसंहार हुआ था। नरसंहार को स्वीकार करने के साथ ही जर्मनी ने नामीबिया में सामुदायिक विकास परियोजनाओं में 1.1 बिलियन यूरो की सहायता राशि देने की घोषणा की है। नामीबिया अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में है, जो 1884 से 1915 के बीच जर्मनी का उपनिवेश था। बताते चलें कि जर्मन उपनिवेश के दौरान नामीबिया को जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका कहा जाता था। इस दौरान जर्मन अधिकारियों ने बेतहाशा जुल्म वहां के लोगों पर ढाए, जिसकी वजह से दशकों तक जर्मनी और नामीबिया के रिश्ते खराब रहे। जर्मन अधिकारियों ने वहां के निवासी हरेरो तथा नामा जनजातियों के हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी थी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि हरेरो तथा नामा जनजातियों ने औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। उन्होंने जर्मन उपनिवेशियों को अपनी भूमि और संसाधनों के लिए खतरे के रूप में देखा था। नरसंहार की सबसे दुखद घटना वॉटरबर्ग का युद्ध था। जर्मन सैनिकों ने रेगिस्तान में महिलाओं और बच्चों समेत लगभग 80,000 हरेरो का पीछा किया, जिसमें से केवल 15,000 लोग ही जीवित बच सके थे। कुछ इतिहासकार इन अत्याचारों को 20वीं शताब्दी का पहला नरसंहार बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने कहा कि गाजा पर इजराइल के हालिया घातक हवाई हमले को यदि नागरिकों और नागरिक संपत्तियों पर प्रभाव को अंधाधुंध और असंगत पाया गया तो इसे युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। जिनेवा कन्वेंशन में युद्ध अपराधों को स्पष्ट किया गया था। सामान्य तौर पर कहा जाए तो सैनिकों द्वारा युद्ध के नियमों को न मानना, लूटपाट को अंजाम देना, युद्ध से जुड़ा विश्वासघात करना आदि युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे यदि युद्ध के दौरान या शांति काल में शत्रु देश के सैनिक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसे पकड़ा जाता है तो उसके साथ मानवीय बर्ताव किया जाएगा। यह कन्वेंशन किसी भी सैनिक को दी गई प्रताड़ना को पूरी तरह से गैर कानूनी करार देता है। ऐसे में जब शत्रु देश का सैनिक आत्मसमर्पण कर दे, उसके बाद उसे गोली मार दी जाए तो यह युद्ध अपराध होगा। रिहायशी इलाकों में बेवजह हमला भी युद्ध अपराध माना जाएगा। इन्हीं खबरों के साथ आज की अपडेट समाप्त होती है। नमस्कार।